फिटनेस इंडस्ट्री में इस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है एक एक्सरसाइज को लेके, और ये एक्सरसाइज है बेंट ओवर बारबल रो। बारबल बेंट ओवर रोइंग, बारबल बेंट ओवर रोइंग, बेंट ओवर रो। बारबल रोज। ये वेट ट्रेनिंग में करे जाने वाली सबसे पावरफुल मूवमेंट्स में से एक है। वन ऑफ दी बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, नंबर 1 एक्सरसाइज बैक को वेट थोड़ा थिक। बैक मसल्स को बिल्ड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बारबल रोज। बारबल बेंट ओवर रोइंग सबसे खराब एक्सरसाइज है। चेस्ट सपोर्टेड लैंड माइन रोज बेटर वेरिएशन है बारबल रोज के कंपैरिजन में। My name is Himanshu Best. I'm a nutrition and fitness coach and nutrition and exercise science teacher. इस कंट्रोवर्सी में दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि आपको बेंट ओवर बारबल रो करने की जरूरत नहीं है अगर आप मसल ग्रोथ की बात करें। अब ये पक्ष ये नहीं कहता है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल यूजलेस है। इस पक्ष का सिर्फ आर्ग्यूमेंट ये है कि बारबल रो काफी इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है जब हम मसल ग्रोथ या मसल हाइपरट्रोफी की बात करते हैं। और जो ये दूसरा वाला पक्ष है ये कुल मिलाकर 9 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि क्यों हमको बारबल रो करनी चाहिए। ये 9 आर्ग्यूमेंट कौन से हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष ज्यादा सही है और आपको क्या बारबल रो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो के हम कंक्लूजन में आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। अब बहुत सारे लोगों को सीधा कंक्लूजन में इंटरेस्ट होगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस फुल वीडियो, क्योंकि जो इसमें 9 मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उनको साइंटिफिकली डाइसेक्ट करने वाले हैं ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर आइडिया लग जाए कि क्या बारबल रो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या इसके कोई यूनिक बेनिफिट्स हैं जो कोई और एक्सरसाइज नहीं देती है। तो पहला आर्ग्यूमेंट है जो लोग देते हैं कि क्यों आपको बारबल रो करनी चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट ये है कि बहुत सारे ग्रेट बॉडी बिल्डर्स ये एक्सरसाइज करते थे और उनकी बैक की हाइपरट्रोफी तो बहुत ज्यादा है, उनकी बैक की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है। और ये सेम आर्ग्यूमेंट रिसेंटली स्मार्ट एंड फिट ने भी यूज किया है अपनी वीडियो में। जरा इस वीडियो को देखें। ये हैं 6 बार के मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स और ये है इनकी झूलती हुई रेंज ऑफ मोशन। टेक्निकली इनकी बैक डेवलप नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये फुल रेंज ऑफ मोशन से ट्रेन ही नहीं कर रहे, लेकिन इनके बैक पे जब आप निगाह डालते हैं तो ये हकीकत कुछ और ही बयान करती है। अब इन माय ओपिनियन ये आर्ग्यूमेंट काफी फुलिश है। इसके मेजरली 2 रीजन है। पहला रीजन, जो बॉडी बिल्डर्स थे पुराने जमाने के जैसे कि आर्नोल्ड, वो तो एनाबॉलिक्स भी लेते थे एंड सम ऑफ दोज बॉडी बिल्डर्स आर स्टिल अलाइव। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एनाबॉलिक्स आपके लिए सेफ है? एब्सोल्युटली नॉट। एंड रीजन नंबर 2, जो बॉडी बिल्डर्स थे वो सिर्फ बैक ग्रोथ के लिए बारबल रो ही नहीं करते थे, वो बहुत सारी एक्सरसाइज किया करते थे अपनी बैक के लिए। तो उनकी बैक की ग्रोथ का क्रेडिट सिर्फ बारबल रो को देना गलत है। अब ये जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। मतलब अगर हम किसी को एक अथॉरिटी फिगर देखते हैं तो हमको लगता है कि वो जो भी कहेगा वो सही होगा। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, राइट। अब अगर मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नहीं भी पता होगा तो फिर भी मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मानूंगा क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जेन्युइन अथॉरिटी फिगर है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो हम उनको एक अथॉरिटी फिगर की तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर हम पुरानी बॉडी बिल्डर्स की बात करें जैसे कि आर्नोल्ड, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन हम उनको जेन्युइन अथॉरिटी फिगर नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है एक्सरसाइज साइंस में। उन्होंने एज सच कोई एक्सरसाइज साइंस की पढ़ाई नहीं की है। और वैसे भी ये आर्ग्यूमेंट देना कि उसने वो एक्सरसाइज की थी तो हम भी करेंगे, अगर दूसरा बंदा कुएं में कूदेगा तो क्या आप भी कूद जाओगे? तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट काफी फूलिश है और ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नल और इनवैलिड है। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, लैक ऑफ इक्विपमेंट। जो लोग बारबल रो को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं हुआ, कोई अगर गांव में रहता है तो वो कैसे बाकी एक्सरसाइज करेगा? उस केस में तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको बारबल रो ही करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले अगर आप ये रीजनिंग देते हो कि अगर किसी के पास लैक ऑफ इक्विपमेंट है तो मतलब आप ये मान रहे हो कि बारबल रो एक इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है। लेकिन अगर किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है तो वो बारबल रो कर सकता है। तो इस केस में ऑलरेडी आपने कंसीड कर लिया है कि बारबल रो एक इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है। बट अगर किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है तो वो बारबल रो कर सकता है। अब अगर हम इस आर्ग्यूमेंट पे आ जाएं तो ये बहुत ही वियर्ड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि अगर कोई विलेज में रहता है, कोई गांव में रहता है तो बाय मिरेकल उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है बस उसके पास बारबल है। पहली बात तो ये सुनने में ही काफी स्ट्रेंज है। अगर किसी के पास एक डंबल भी नहीं है तो उसके पास 20 किलो की बारबल कैसे आ जाएगी, जबकि डंबल तो बहुत सस्ते आते हैं और बारबल काफी महंगी आती है। अगर आप एक अच्छी बारबल लेने जाओगे तो आपको मे बी 10-20 हज़ार रुपए खर्च करने पड़े। तो ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग, ये बेसिकली सिर्फ गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं किसी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कि अगर किसी के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो वो बारबल रो कर सकता है। अब उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है लेकिन बारबल पता नहीं कहां से आ गई उसके पास। अब चलो अगर हम ये मान भी लेते हैं कि किसी पर्सन के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ बारबल है,
तो हम सिर्फ बारबेल रो ही क्यों करें, हम तो लैंड माइन रो भी कर सकते हैं उससे, क्योंकि लैंड माइन रो का तो रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी बारबेल रो से बहुत बेटर है। मतलब जहां पर हमारी मसल वीक होती है, लैंड माइन रो वहां पर कम रेजिस्टेंस देती है आपको, जहां पर आपका मसल स्ट्रांग होता है वहां पर वो ज्यादा रेजिस्टेंस देती है। तो अगर आपके पास बारबेल है भी तो कौन कह रहा है कि सिर्फ आप बारबेल रो कर सकते हो, आप वहां पर लैंडमाइन रो भी कर सकते हो जिसका एक्चुअल में ज्यादा बेटर रेजिस्टेंस प्रोफाइल है। अब रेजिस्टेंस प्रोफाइल क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोफाइल ऑफ द मसल क्या होता है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, सो दैट आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए कि रेजिस्टेंस प्रोफाइल ऑफ द एक्सरसाइज किसको कहते हैं और स्ट्रेंथ प्रोफाइल ऑफ द मसल किसको कहते हैं। ये हम इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। अगर आपको रेजिस्टेंस प्रोफाइल जानना है किसी एक्सरसाइज का तो आपको फिजिक्स जाननी पड़ेगी, पहले फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट आर्म कैसे ड्रॉ की जाते हैं। और अगर आपको स्ट्रेंथ प्रोफाइल ऑफ द मसल जाननी है तो आपको मसल फिजियोलॉजी जाननी पड़ती है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक्टिन मायोसिन के बॉन्ड्स कैसे होते हैं। तो इसलिए मैं स्ट्रेंथ प्रोफाइल और रेजिस्टेंस प्रोफाइल को इस वीडियो में इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम टॉपिक से डाइग्रेस कर जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द आर्ग्यूमेंट, जैसे कि हमने देखा कि अगर आपके पास एक बारबेल भी है तो भी हमारे पास बारबेल रो से बेटर ऑप्शंस हैं। तो अगेन जो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये भी नल एंड इनवैलिड है। आर्ग्यूमेंट नंबर 3, हिस्टोरिकल फैलेसी। ये आर्ग्यूमेंट भी पहले आर्ग्यूमेंट की तरह है कि हिस्ट्री में बहुत लोग ये करते आ रहे हैं, हम अचानक से बारबेल रो को इनएफिशिएंट कैसे बोल सकते हैं। देखो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी जो आज नहीं होती है। हम पहले एसी का यूज नहीं करते थे लेकिन आज एसी का यूज करते हैं। क्या हमको एसी भी फेंक देना चाहिए? बैक इन द डे कोई सप्लीमेंट्स नहीं थे, आज हम काफी सप्लीमेंट्स लेते हैं जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। क्या हमको सारे सप्लीमेंट्स भी बंद कर देने चाहिए लेने? हिस्ट्री में पहले हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन्स नहीं थे, आज हमारे पास इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, फोन्स हमारे पास आ गए हैं, ये कैमरा आ गया है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक्रोफोन्स आ गए हैं। तो क्या हमको ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए? क्या इन सारी चीजों को फेंक देना चाहिए? द आंसर इज नो। तो अगेन ये आर्ग्यूमेंट कहीं से कहीं तक कोई वैलिड नहीं है कि हिस्ट्री में लोग ये करते थे तो हम आज भी यही करेंगे। अब हमारे पास अगर और अच्छी मशीन्स आ गई हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 लाख की मशीन्स है तो वो सोच समझ के बनाई गई हैं, वो ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। तो दैट इज व्हाई दिस आर्गुमेंट इज अगेन नल एंड इनवैलिड। आर्गुमेंट नंबर 4, फंक्शनल कैरीओवर्स एंड स्किल। मोस्ट ऑफ द लोगों का बारबेल रो के सपोर्ट में ये मेजर आर्गुमेंट है कि फंक्शनैलिटी का क्या, जो स्किल हमको बारबेल रो सिखाती है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत फंक्शनल एक्सरसाइज है ये तो हमको करनी ही चाहिए। बट बारबेल रो या बारबेल स्क्वाट जैसी जो एक्सरसाइज होती है बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा फंक्शनल एक्सरसाइज हैं, जबकि इन एक्सरसाइज में कुछ भी स्पेशल नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड स्किल। और मैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। उससे पहले बहुत लोगों को लगता है कि बारबेल स्क्वाट बहुत ज्यादा फंक्शनल है और लेग एक्सटेंशन बिल्कुल ही फंक्शनल नहीं है, जबकि हमारे पास एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया था कि लेग एक्सटेंशन ने इन एल्डरली पीपल मसल हाइपरट्रोफी तो की ही थी लेकिन उसके साथ साथ उनका सिट एंड स्टैंड टाइम भी इंप्रूव किया था, उनकी वॉकिंग स्पीड को भी इंप्रूव किया था, उनका एबिलिटी टू वॉक भी इंप्रूव किया था। तो आप देख सकते हो कि लेग एक्सटेंशन सिर्फ मसल हाइपरट्रोफी नहीं कर रहा है, वो कितना फंक्शनल भी है। आप सिंपली ये समझो कि अगर आप किसी भी मसल के फंक्शन को इंप्रूव करते हो तो वो मसल हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाइसेप का फंक्शन है एल्बो फ्लेक्शन करना, मैं जितने अच्छे से इसको ट्रेन करता हूँ ये बाकी चीजों में मुझे हेल्प करेगा, चाहे मैं कोई भी चीज हैवी उठा रहा हूँ, नीचे से कुछ भी कर रहा हूँ, ये मुझे उसमें हेल्प करेगा क्योंकि मैंने अपने मसल को अच्छे से ट्रेन किया है, उसके फंक्शन को मैंने अच्छे से ट्रेन किया है। सेम गोज विद लेग्स एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉर्ड्स का एक मेजर फंक्शन होता है नी एक्सटेंशन। अगर मैं नी एक्सटेंशन को काफी अच्छे से ट्रेन करता हूं जैसे लेग एक्सटेंशन मशीन से, और अगर मुझे फुटबॉल को किक करना है क्योंकि मैंने अपने मसल को अच्छे से ट्रेन किया है, मैंने अपने मसल के फंक्शन को अच्छे से ट्रेन किया है, तो मैं फुटबॉल भी अच्छे से खेल पाऊंगा। अब ऑब्वियसली आपको फुटबॉल खेलते हुए बहुत ज्यादा फोर्सेस एक्सपीरियंस होते हैं, बट अगर आप अपनी मसल को अच्छे से ट्रेन करोगे सारी तो आप हमेशा बाकी चीजें भी अच्छे से कर पाओगे। और जो लोग कहते हैं कि स्क्वाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फंक्शनल है, आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है या लेट्स से कोई एल्डरली पर्सन आता है जो स्क्वाट नहीं कर सकता तो आप उसको क्या करवाओगे? तो ये लोग पता है क्या कहेंगे? ये लोग कहेंगे कि हम उसको लेग एक्सटेंशन करवाएंगे और हम उसको 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन करवाएंगे, जिसको बहुत लोग हाइपर एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब आप खुद सोचो इन दोनों एक्सरसाइज से क्या होगा? लेग एक्सटेंशन और हिप एक्सटेंशन से ये होगा कि आपके मसल स्ट्रॉन्गर होंगे, उनकी ग्रोथ होगी और फिर आप स्क्वाट कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मशीन्स ज्यादा फंक्शनल हैं। आपने अपने लेग एक्सटेंशन की वजह से अपने कोर्ड्स को ट्रेन किया, उनका उससे ग्रोथ हुआ और वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। सो इससे तो प्रूव हो रहा है कि मशीन ज्यादा फंक्शनल है और वो आपको स्ट्रांग भी बनाती है, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं होते लेग एक्सटेंशन करके या 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन करके आपकी मसल ग्रोथ नहीं होती
तो आप कैसे बारबेल स्क्वाट परफॉर्म कर पाते? ये एक सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि मशीन्स आपको स्ट्रांग भी बनाती हैं और वो फंक्शनल भी होती हैं। अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल मसल को स्ट्रेंथन करते हो तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो बाकी मसल के साथ कोऑर्डिनेट कर लेती हैं और अच्छे से परफॉर्म करती हैं, चाहे आप उनसे कुछ भी परफॉर्म करवाना चाहो, आप उनसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहो। तो अगर आपकी मसल ग्रोथ अच्छी है और वो मसल स्ट्रांग है तो आप उससे कोई भी काम करवाना चाहो वो काम वो ऑटोमेटिकली कर लेंगी, चाहे आपने वो काम पहले नहीं किया है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है, क्या वो कोई स्पेशल एक्सरसाइज करता है चलने के लिए? तो इन कंक्लूजन आपको इंडिविजुअल मसल के फंक्शन को इंप्रूव करना है। अगर आप इंडिविजुअल मसल के फंक्शन को इंप्रूव करोगे, उसे स्ट्रेंथन करोगे, उससे वो स्ट्रांग बनेंगी और वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती हैं इन कोऑर्डिनेशन विद अदर मसल्स, जो भी आप अपनी मसल से करवाना चाहते हो। चाहे आप उससे फुटबॉल को किक करवाना चाहते हो, चाहे आप एक हैवी डंबल उठाना चाहते हो नीचे, चाहे आप एक हैवी आटा का कट्टा उठाना चाहते हो उनसे। आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो बहुत मस्कुलर हो लेकिन बहुत वीक हो? ऐसा कोई भी नहीं होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा मसल है लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बारबेल स्क्वाट फंक्शनल है और लेग एक्सटेंशन फंक्शनल नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि सबसे ज्यादा फंक्शनल चीज क्या है। सबसे ज्यादा फंक्शनल चीज है मसल बिल्ड करना। ग्रोइंग एंड बिल्डिंग मसल इज द मोस्ट फंक्शनल थिंग दैट यू कैन डू। और अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल्स तो बहुत तरीके की होती हैं, जैसे किक बॉक्सिंग एक स्किल है, पंचिंग एक स्किल है, हैंड स्टैंड करना एक स्किल है। अगर कोई बॉडी बिल्डर है वो हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड नहीं कर पा रहा है तो क्या वो कम फंक्शनल हो गया? स्किल तो बहुत सारी होती है सीखने के लिए, लेकिन क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्या करें कि हम मोस्टली स्किल्स बहुत जल्दी सीख लें। और इसका आंसर है बिल्ड मोर मसल, जस्ट लाइक एल्डरली पीपल डिड। जब उन्होंने लेग एक्सटेंशन किया तो उनका मसल मास बढ़ गया और उनकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ गई, उनका सिट एंड स्टैंड टाइम इंप्रूव हो गया, उनकी वॉकिंग स्पीड इंप्रूव हो गई। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने क्रॉसफिट वाले लोगों को देखा होगा जो बहुत सारी फंक्शनल एक्सरसाइज करते हैं। उसमें से एक फंक्शनल एक्सरसाइज होती है बेयर हग वॉक, मतलब वो एक बहुत हैवी चीज को ऐसे हग करके चलते हैं या फिर वो जर्चर स्क्वाट करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक जगह ये क्रॉसफिटर इंसान है जो जर्चर स्क्वाट की प्रैक्टिस करता है और एक जगह बहुत मस्कुलर इंसान है, लेट्स से फिल हीथ है, और आप बाई चांस गिर जाते हो, आप फेंट हो जाते हो, तो आप क्या चाहोगे? ये क्रॉसफिटर मुझे उठा के ले जाए या फिल हीथ मुझे उठा के ले जाए? ऑब्वियसली फिल हीथ, क्योंकि उसके पास मसल इतना ज्यादा है कि चाहे उसने जर्चर स्क्वाट की प्रैक्टिस नहीं की है, उसने बेयर हग की प्रैक्टिस नहीं की है, बट उसकी मसल्स इतनी ज्यादा है और इतना स्ट्रांग है वो बंदा कि वो आपको आराम से उठा के लेके जा सकता है। और इसका रीजन ये है कि उसने अपनी मसल्स को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, उसने अपने मसल्स के फंक्शन को ढंग से ट्रेन किया है एंड इन टर्न वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनकी मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती है आपको उठा के ले जाने के लिए। उनको इस चीज के लिए कोई जर्चर स्क्वाट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है या कोई बेयर हग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन चेक इट योरसेल्फ। अगर आपका मसल मास बहुत ज्यादा है तो आप ऐसी एक्सरसाइज पिक करो जो आपने कभी भी नहीं की है लाइफ में, आप उसमें भी बहुत हैवी उठा पाओगे। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि सबसे ज्यादा फंक्शनल एक्सरसाइज वो है जो आपका मसल मास को इंप्रूव करता है। एज आई सेड, द मोस्ट फंक्शनल थिंग यू कैन डू इज बिल्ड मसल, और बारबेल रो बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है टू बिल्ड मसल। और इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों मसल बिल्डिंग के लिए बारबेल रो एक बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है। आर्गुमेंट नंबर 5, स्ट्रेंथ। बहुत लोग कहते हैं कि चलो मसल ग्रोथ तो ठीक है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो हमको बारबेल रो करनी ही चाहिए, जबकि ये पॉइंट पूरी तरह गलत है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये पॉइंट गलत क्यों है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मसल ग्रो एक्चुअल में होता कैसे है। और इसको हम बाइसेप कर्ल के एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप बाइसेप कर्ल करते हो तो ये जो डंबल है ये एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स है जो आपके एल्बो को एक्सटेंड करना चाहता है, नीचे की तरफ पुश करना चाहता है। ऐसा ना हो उसके लिए आपके बाइसेप को भी अंदर से एक इंटरनल फोर्स या टेंशन प्रोड्यूस करना पड़ता है। इस टेंशन को हम मैकेनिकल टेंशन कहते हैं। अब जब भी ये मैकेनिकल टेंशन प्रोड्यूस होता है बॉडी इसको एज अ सिग्नल लेती है और ये सिग्नल बॉडी को कम्युनिकेट करता है कि टेंशन कैपेसिटी या फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी की डिमांड अब बढ़ रही है, क्योंकि ये पर्सन बाइसेप कर्ल कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर से, एंड बॉडी ये कम्युनिकेट करती है कि हमको ज्यादा फाइटर्स की जरूरत है टू फाइट अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल फोर्स। और बॉडी को ये लगता है कि अगर ये पर्सन और हैवी डंबल उठाता रहा तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता रहेगा और शायद हमारे पास इतने फाइटर्स है ही नहीं अंदर जो इस एक्सटर्नल फोर्स से फाइट कर सकें। अब जो ये फाइटर्स हैं ये बेसिकली मसल्स हैं, तो बॉडी ये कहती है कि हमारे पास इतना ज्यादा मसल या फाइटर्स है ही नहीं
टू फाइट दैट एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल डंबल। एंड दैट इज व्हाई बॉडी ये सोचती है कि लेट्स ऐड मोर फाइटर्स, लेट्स ऐड मोर मसल, सो दैट बॉडी एक्सटर्नल लोड से फाइट कर सके विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा मसल्स। एंड दैट इज हाउ मसल ग्रोज। सो बॉडी ग्रोज मसल टू बिकम स्ट्रॉन्गर, टू फाइट अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल लोड। बॉडी इसलिए मसल ग्रोथ नहीं करती है कि वो कूल और मस्कुलर दिखे, बल्कि वो इसलिए मसल ग्रो करती है ताकि मसल्स हमारे स्ट्रांग हो सके और बाहर के एक्सटर्नल लोड से वो लड़ सकें। सो इससे ये प्रूफ होता है कि एक बड़ा मसल एक स्ट्रॉन्गर मसल होता है, क्योंकि जब मसल बड़ा होगा तो वो इसीलिए बड़ा होगा ताकि वो स्ट्रांग हो सके। सो बिगर मसल इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग मसल। तो जो ये लोग कहते हैं कि मसल ग्रोथ तो ठीक है लेकिन स्ट्रेंथ के लिए बार-बार ग्रो करनी है, नहीं, आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी जिससे आपका मसल भी ग्रो हो, क्योंकि जितना बड़ा मसल होगा उतना ज्यादा फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी होगी उस मसल की और उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, बॉडी ग्रोज मसल टू बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर फंक्शनल, ताकि जो भी टास्क हमारी बॉडी को बाहर करने हैं वो आराम से कर पाए। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर और ये आर्ग्यूमेंट भी नल एंड इनवैलिड साबित होता है। अब हम इसी पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों बारबल रो एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है टू ग्रो मसल। देखो, जब भी आप बारबल रो करते हो तो आपका मेन एम है आपकी बैक को ट्रेन करना, लेकिन जब भी आप बारबल रो करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके ग्लूट्स या हैमस्ट्रिंग पहले थक जाएं, जिनको हम हिप एक्सटेंसर्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जो लोड हम यूज कर रहे हैं बारबल रो करने के लिए वो हमारे ग्लूट्स या हैमस्ट्रिंग के लिए इतना चैलेंजिंग है ही नहीं कि हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पहले थक जाएं आपके शोल्डर एक्सटेंसर्स या लैट्स या बैक से। और ये काफी वैलिड पॉइंट है कि वो लोड इतना चैलेंजिंग है ही नहीं कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पहले थक जाएं बैक से। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बारबल रो एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है टू ट्रेन बैक। व्हाई? द रीजन इज, जब भी आप बारबल रो कर रहे होते हो तो आपको एक हिप हिंज पोजीशन में जाना पड़ता है, आपको इस पोजीशन को मेंटेन करके बारबल रो करनी पड़ती है एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को यहाँ पर दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है एक ही बार में, एक तो बारबल रो करने में और दूसरा इस हिप हिंज पोजीशन को मेंटेन करने में। एंड बिकॉज ऑफ दैट मल्टीटास्किंग आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे बारबल रो में। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। आप दो सिनेरियो में डंबल बाइसेप कर्ल करोगे। पहला तो आप दोनों पैरों में खड़े होकर डंबल बाइसेप कर्ल करो और दूसरा आप एक पैर पे खड़े होकर डंबल बाइसेप कर्ल करो सेम वेट से। आप देखोगे कि जब आपके पैर दोनों प्लांटेड हैं ग्राउंड पर तब आप ज्यादा रेपिटेशन कर पाते हो सेम वेट से एज कंपेयर टू जब आप एक पैर पे खड़े होकर बाइसेप कर्ल कर रहे हो, क्योंकि जब आप एक पैर पे बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो वहां पर इनस्टेबिलिटी आ गई है। उस इनस्टेबिलिटी कंपोनेंट की वजह से आप उस केस में डंबल बाइसेप कर्ल में कम रेपिटेशन कर पाते हो इवन ऑन द सेम लोड। ये सेम सिचुएशन होती है जब आप बारबल रो करते हो, वहां पर हिप हिंज पोजीशन का कंपोनेंट आ जाता है, एक इनस्टेबिलिटी कंपोनेंट आ जाता है जिसकी वजह से आप बारबल रो में इतने अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते हो अपनी बैक को। एंड दैट इज द रीजन बारबल रो इज नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज टू ट्रेन योर बैक। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि बारबल रो आपकी बैक को स्टिमुलेट नहीं करेगा। बारबल रो डेफिनेटली मसल ग्रोथ करेगा, वो आपकी बैक को भी स्टिमुलेट करेगा, बट वो उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना एक वेल सपोर्टेड मशीन करेगी। चाहे आप चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो लो, चाहे आप एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो लो, वो आपको ज्यादा हाइपरट्रोफी देने वाली है क्योंकि वहां पर इनस्टेबिलिटी कंपोनेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि क्यों बारबल रो एक बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है टू ट्रेन योर बैक। आर्ग्यूमेंट नंबर 6, स्टेबिलिटी एंड मल्टीपल मसल ग्रुप गेटिंग ट्रेन। तो हम इसी पॉइंट में दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि बारबल रो में बहुत सारी मसल एक साथ ट्रेन हो जाती हैं तो ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई, पहला। दूसरा, बहुत लोग ये कहते हैं कि मसल हाइपरट्रोफी, स्ट्रेंथ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी कंपोनेंट को भी तो ट्रेन करना है, उसका क्या? तो सबसे पहले हम मल्टीपल मसल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज अगर मल्टीपल मसल ग्रुप को ट्रेन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, वो उतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं रह जाती है। अगर आप बारबल रो में देखो तो वो आपकी बैक को भी ट्रेन कर रही है, ग्लूट्स को भी ट्रेन कर रही है, हैमस्ट्रिंग को भी ट्रेन कर रही है, बट वो किसी भी मसल को अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर रही है। अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए वो लोड इतना चैलेंजिंग पहली बात तो होता ही नहीं है कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग ढंग से ट्रेन हो पाए, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया उस पॉइंट में कि क्यों आपकी बैक उसमें ढंग से ट्रेन नहीं हो पाती है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि ज्यादा मसल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज हो गई।
अब बात करते हैं स्टेबिलिटी पे। बहुत लोगों को लगता है कि आपको इस अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा टू ट्रेन योर स्टेबिलिटी। मैं फिर वही पॉइंट दोहराने वाला हूँ, अगर आप इंडिविजुअल मसल को ढंग से ट्रेन कर लोगे, उन मसल के फंक्शन को इंप्रूव कर लोगे, तो आपकी स्टेबिलिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर सकते हो। बारबल स्क्वाट में बहुत लोग अपनी स्टेबिलिटी को भी ट्रेन करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोर इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी स्टेबिलिटी भी ट्रेन होती है। मैं आपको एक चीज कहता हूं करने के लिए, आप 1 साल बिल्कुल भी बारबल स्क्वाट मत करो। आप सिर्फ हैक स्क्वाट करो, लेग प्रेस करो, स्मिथ मशीन स्क्वाट करो, और इसमें आपको स्ट्रांग होना है। सिर्फ करना नहीं है, आपको इसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इसमें स्ट्रांगर होना है। इससे होगा क्या कि आपकी मसल हाइपरट्रोफी हो जाएगी और फिर आप 1 साल बाद बारबल स्क्वाट करो। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप बारबल स्क्वाट भी हैवी कर पाओगे बिना किसी इनस्टेबिलिटी के। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी मसल ग्रोथ हो चुकी होगी, आपने मसल के फंक्शन को इतने अच्छे से इंप्रूव कर लिया है कि आपकी स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी। एंड मोरओवर ये बहुत ही वियर्ड चीज है, अगर आप अपने कोर को ट्रेन करना चाहते हो, आप अपने एब्स को ट्रेन करना चाहते हो, तो आप उसको बारबल स्क्वाट में ट्रेन क्यों कर रहे हो? आप उसको अलग से ट्रेन करो ना। आपके एब्स भी एक मसल है बाकी मसल्स की तरह, आप उनको भी वैसे ही ट्रेन करो जैसे आप लेग्स बाइसेप्स को करते हो। आप एब्स को ट्रेन क्यों करना चाह रहे हो लेग्स की एक्सरसाइज में? आप एब्स के लिए क्रंचेस करो, डिक्लाइन क्रंचेस करो, केबल क्रंचेस करो, मशीन क्रंचेस करो, अच्छी एक्सरसाइज करो ताकि आपकी एब्स की मसल भी ढंग से डेवलप हो पाए। तो अगेन जो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी है वो यहाँ पर नल एंड इनवैलिड साबित होता है। अब जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है मशीन वर्सेस फ्री वेट्स। एक लोगों को ये भी आर्गुमेंट होता है कि मशीन्स इतनी अच्छी नहीं होती, फ्री वेट ज्यादा अच्छे होते हैं, फ्री वेट ज्यादा फंक्शनल होते हैं, वो ज्यादा हाइपरट्रोफी में आपको हेल्प करते हैं। और ये हमने देख लिया है कि फंक्शनल एक्सरसाइज तो कुछ होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा फंक्शनल एक्सरसाइज वो होंगी जो आपकी मसल बिल्डिंग कराएंगी, जो आपकी मसल ग्रोथ को फास्ट करेंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मशीन एक्सरसाइजेस बहुत केसेस में काफी अच्छी होती है, वो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बारबल रो को कंपेयर करो एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो से या चेस्ट सपोर्टेड केबल रो से, आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है मशीन एक्सरसाइजेस में। तो वो आपकी हाइपरट्रोफी भी ज्यादा करवाएंगी क्योंकि उसमें टारगेट मसल को ज्यादा बेटर स्टिमुलस मिल रहा है। पहली चीज, उसकी वजह से मोटर रिक्रूटमेंट ज्यादा अच्छे से होगा और उसकी मसल ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगी। एंड अगर आपकी मसल ग्रोथ अच्छे से होगी तो ऑब्वियसली आप ज्यादा फंक्शनल होगे। तो अगेन ये मशीन वर्सेस फ्री वेट्स का डिबेट बहुत टाइम से चलते आ रहा है, बट आई फील कि इस डिबेट से कुछ मिलता नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्री वेट एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, फ्री वेट एक्सरसाइजेस भी काफी अच्छी होती हैं। आप डंबल प्रेस करो, दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मशीन एक्सरसाइजेस इंफीरियर है एज कम्पेयर टू फ्री वेट्स। इनफैक्ट बहुत केसेस में तो मशीन एक्सरसाइजेस सुपीरियर होंगी फॉर मसल हाइपरट्रोफी। सो अगेन ये वाला आर्गुमेंट भी नल एंड इनवैलिड साबित हो रहा है यहाँ पर। अब जो एक आखिरी आर्गुमेंट है बारबल रो के फेवर में, वो है शॉर्टेंड पोजीशन बायस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बारबल रो में जब हम टॉप पोजीशन में होते हैं, जहां पर हमारा मसल शॉर्टेंड या कॉन्ट्रैक्टेड होता है, वहां पर हमको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। एंड दैट इज वाई कुछ लोगों के अकॉर्डिंग बारबल रो को करना जरूरी है। अब इस आर्गुमेंट को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, टॉप पोजीशन में जहां पर हमारा मसल शॉर्टेंड है या छोटा हुआ है, वहां पर क्या हमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत है? क्योंकि जब हमारा मसल बहुत शॉर्टेंड हो जाता है वहां पर वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वहां पर उसकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो सवाल ये है कि जब हमारा मसल वहां पर कम फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स भी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स भी बहुत कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कुछ लोग सारे पोजीशन में अपने मसल को ट्रेन करना चाहते हैं, शॉर्टेंड पोजीशन में भी, लेंथेंड पोजीशन में भी। दूसरे तरीके से हम इस आर्गुमेंट को ये देख सकते हैं कि सिर्फ बारबल रो ही एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्टेंड पोजीशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर आप चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो भी करोगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस टॉप पोजीशन या शॉर्टेंड पोजीशन पे ही मिलेगा। सो व्हाई डू बारबल रो? जब आप चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो कर सकते हो जिसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, वहां पर आप मसल फेलियर ज्यादा बेटर हिट कर पाओगे। सो अगेन इस आर्ग्यूमेंट से भी ये साबित नहीं होता है कि बारबल रो कुछ यूनिक बेनिफिट्स देती है, एंड हेंस दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो नल एंड इनवैलिड। अब मैंने यहाँ पर 9 आर्ग्यूमेंट्स को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन कर दिया है और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको बारबल रो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ऐसा नहीं है कि आप बारबल रो जैसी एक्सरसाइज बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं या उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी एडवाइस या रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको मसल हाइपरट्रोफी करनी है और आपको बारबल रो जैसी एक्सरसाइज करना पसंद है, आपको एक किक मिलती है उस एक्सरसाइज को करते हुए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है वो करते हुए, तो आप वो जरूर कर सकते हो। बट इन एडिशन टू दैट आपको मसल हाइपरट्रोफी के लिए स्टेबल एक्सरसाइज भी ऐड करनी है अपनी वर्कआउट प्रोग्राम में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 एक्सरसाइज करते हो बैक की, तो उसमें से आप एक रख सकते हो अनस्टेबल एक्सरसाइज जैसे बारबल रो, और बाकी 2 से 3 आप स्टेबल एक्सरसाइज रखो,
ताकि आपकी मसल हाइपरट्रोफी अच्छे से हो पाए, स्टेबिलिटी कंपोनेंट वहां पर ना आए और आपके टारगेट मसल को ज़्यादा बेटर स्टिमुलस मिल पाए और वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाए। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि बारबेल रो एक यूजलेस एक्सरसाइज है। यूजलेस तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती। अगर आप कोई सी भी एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके मसल को स्टिमुलस जरूर देगी, बट हमको सिर्फ स्टिमुलस नहीं देना है, हमको बेस्ट पॉसिबल स्टिमुलस देना है अपने मसल को, जिससे उसकी मसल ग्रोथ हो सके। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सिर्फ बारबेल रो पे अप्लाई नहीं होते हैं, सारी अनस्टेबल एक्सरसाइज पे अप्लाई होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको वर्कआउट प्रोग्रामिंग अपनी स्मार्टली करनी है, जिसमें आप ऐसी एक्सरसाइज भी चूज करो जो आपको अच्छी लगती है, भले ही वो अनस्टेबल एक्सरसाइजेस हो, और ऐसी एक्सरसाइज जरूर रखो चाहे वो आपको पसंद ना हो बट वो स्टेबल एक्सरसाइज हो और ज्यादा हाइपरट्रोफिक स्टिमुलस दें आपकी मसल को। सो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस जहां पर आप अपनी वर्कआउट को एंजॉय भी कर पाओ, अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय भी कर पाओ और बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन भी कर पाओ, सो दैट यू कैन बिल्ड मसल ऑप्टिमली। आई होप दिस वीडियो वाज क्लियर। अगर आपके कोई भी और आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट बारबेल रो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया या कुछ इससे नया सीखने को मिला देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग जर्नी विद मी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Until next time, stay healthy and keep lifting.